आज हम बात करेंगे सतलुज की। दिलजीत दोसांझ की एक नई पिक्चर आई है ZEE5 पर। मैं आपको मूवी का अपना POV बताऊंगा और बताऊंगा कि फिल्म मेकिंग के बेसिस पे मूवी कैसी है, मूवी का डायरेक्शन कैसा है, एक्टिंग कैसे की गई है और मूवी की स्टोरी कैसे बताई गई है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म देखने लायक है या नहीं। तो फिल्म की कहानी सेट है 1995 में। एक आदमी है जसवंत सिंह नाम का, जो कि बैंक में काम करता है और वो अपनी दोस्त की माँ को ढूंढ रहा है क्योंकि वो मिसिंग है। और ढूंढते ढूंढते वो एक बहुत बड़े पैटर्न को कवर करता है जो फिल्म एक्सप्लोर करती है। इससे ज्यादा मैं आपको आगे स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, आप खुद फिल्म देख के जानो कि आगे की फिल्म क्या है। पर मैं इतना कहूंगा कि ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जिसमें एक आदमी एक सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत एज एन एक्टर इस पिक्चर में उन्होंने इतना इतना अच्छा परफॉर्मेंस है उनका कि वो चिल्ला नहीं रहे हैं मूवी में, वो अपने ठहराव से, अपने स्टिलनेस से वो इतना कुछ कह रहे हैं। क्योंकि एक्टर वही है कि जो अपनी आंखों से चीजें बता पाए। हम क्राफ्टमैन, हम पोएट्स, हम आर्टिस्ट की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ हमें यूनिक दिखाते हैं, हमें कुछ यूनिक चीजें पता चलती है। हम पोएट्स को भी आप देख लीजिए कि आप देखोगे कि वो अपनी पोएम्स में वो इतने कम शब्द का उपयोग करते हैं कि बट उनका कहने का, उनका जो चीजें, वो उनकी बातें हैं, वो अपनी इतने कम शब्दों में भी वो इतनी चीजें कह जाते हैं, इसलिए वो आर्टिस्ट, इसलिए वो पोएट्स कहलाते हैं। और दिलजीत ने भी यही काम किया अपनी एक्टिंग में। उन्होंने पूरी फिल्म में वो कहीं नहीं चिल्लाए हैं, ना ही उनके बहुत बड़े डायलॉग हैं, बट उनकी एक्टिंग, उनका स्टिलनेस फेस, उनकी कामनेस, उनका एक पर्टिकुलर रिएक्शन, वो इतना कुछ कह देता है एक तरीके से कि वो जस्टिफाई करता है उनके कैरेक्टर को, कि उनका कैरेक्टर किस सिचुएशन से जा रहा है। उनका खुद की एक्टिंग कि मैं अपने सीरियस कैरेक्टर को, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के कि मैं उस कैरेक्टर को कैसे जान देता हूँ, और वो इस चीज़ को इतना अच्छा जस्टिफाई किया है दिलजीत ने। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, ये एक क्राफ्टमैन, एक आर्टिस्ट की बात है। मैंने दिलजीत को हमेशा एज अ फनी, एज अ एक्टर देखा है। मैंने उनकी पंजाबी मूवीज देखी है जो मेजोरिटी उनकी कॉमेडी ही है, और उनके गाने बहुत ज़्यादा सुने हैं। बट दिलजीत ने इस मूवी से प्रूव कर दिया कि वो एज अ सीरियस रोल भी कर सकते हैं, एज अ सीरियस आर्टिस्ट कहला सकते हैं वो। उनकी एक्टिंग से, उनकी मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम पड़ेगा उनकी एक्टिंग के लिए। और अब मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्टर हनीत रेहान की। उन्होंने भी फिल्म मेकिंग के बेसिस पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई है कि फिल्म नहीं चला रही। जैसे मैंने दिलजीत दोसांझ के लिए किया कि उनका कैरेक्टर नहीं चला रहा, तो वैसे ही फिल्म नहीं चला रही। वो किसी पर्टिकुलर सीन को लेके ज़्यादा नहीं दिखा रही कि ओवर एग्जेजरेट कर दिया कि हाँ, जो फिल्म मतलब कि स्टिलनेस है, कि जहाँ पे काम रहना चाहिए, जहाँ पे शांत रहना चाहिए, जहाँ पर डायलॉग ज़रूरी है, वहाँ उतने ही है। ये नहीं कि मैं एक सीन को लेके मेरे को लगता है यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर सीन में कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर दूं। बट नहीं, उन्होंने जितना कोशिश हो सके रॉनेस दिखाई है। जो मूवी फिल्म मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रॉनेस। अगर रॉनेस नहीं है पिक्चर में तो काफ़ी आर्टिफिशियल फील होती है, जो कि हमने आजकल की मूवीज़ में देखी है कि आजकल की मूवीज़ में काफ़ी आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल सेट्स यूज़ होते हैं, उनकी लाइटिंग फ्लैट लगती है। और जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल हम धुरंधर का देख सकते हैं। जो उनका लियारी का सेट था वो काफ़ी रियल लग रहा था, कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो सेट बनाया गया। वो रियल में लग रहा था कि पूरा एक शहर बसा हुआ है लियारी नाम का। और डायरेक्टर हनी ने भी यही किया है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो जितनी लाइव लोकेशन पे जाके शूट कर सकें वो दिखा है मूवी में। कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि ये आर्टिफिशियल है या सेट बनाया गया। और फिल्म मेकिंग में यही कहा जाता है कि आप जितना हो सके तो रियल और रॉनेस दिखाओ, आप रियल चीज़ें यूज़ करो, आप CGI VFX का जितना हो सके कम यूज़ रखो। रियलिज्म आपकी पिक्चर को ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा रॉ बनाता है। और के.यू. मोहनन ने भी बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी की है कि पूरी मूवी एक विलेज में सेट है, और जहाँ तक मेरे को लगा, और विलेज का एज एटमॉस्फेयर दिखाना कि काफ़ी डल लाइटिंग है, लाइटिंग्स का बहुत कम यूज़ हुआ है, और जितना हो सके नेचुरल लाइटिंग। और उन्होंने कलर ग्रेडिंग में भी उसको थोड़ा डार्केस्ट टोन रखा है कि जो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वार्म लुक देती है, ना ही ज़्यादा कोल्ड लुक देती है फिल्म। बट हाँ, कि एज अ सटल, एज अ सिंपल, बट मोर टू द ग्राउंडेड, मोर टू द रो, और ज़्यादा डार्क। और सिनेमाटोग्राफी से सब रियल लगता है, कुछ फेक नहीं लग रहा है कि आर्टिफिशियल लाइट्स है या फिर
किसी सीन में कि फ्रेमिंग गलत। और फिल्म की एडिटिंग बहुत, मेरे को तो बहुत पसंद आई एडिटिंग फिल्म की, कि आजकल की जहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स आपको बीच में मोबाइल निकालने में मजबूर कर देती है। मेरे साथ भी लेटेस्ट फिल्म में हुआ है कि फिल्म की पेसिंग इतनी स्लो लगती है कि आपको लगता है यार मैं फ़ोन का नोटिफिकेशन देख लूँ कि फ़ोन में क्या है। बट फिल्म ने इतनी एडिटिंग इस फिल्म की इतनी टाइट है कि आपको आपको लगता ही नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ। फिल्म इतनी अच्छी पेस पे, ना ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, ना ही लगता है बहुत ज़्यादा स्लो है। जिस मोमेंट को लगता है कि हाँ मेरे को इस सीन में ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है, तो वो उस सीन, पर्टिकुलर सीन को वो जस्टिस देते हैं। ये नहीं कि मैं सीन को ड्रैग करता जा रहा हूँ जिसकी वजह से फिल्म स्लो हो रही है। जितना ज़रूरी है जिस सीन का पोर्शन, जितना एक्टर्स को स्क्रीन टाइम ज़रूरत है, उतना स्क्रीन टाइम एक्टर्स को दिया गया है। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा फिल्म के डायलॉग्स को, कि मूवी कन्वर्सेशन हैवी है काफ़ी ज़्यादा, और आप मेजॉरिटी ऑफ द मूवी में यही देखोगे कि कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, आपस में लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है। और वो कॉन्वो कभी भी ये नहीं लगता कि यार लोग ऐसे नहीं बोलते, मतलब काफ़ी रियल लगती है। और ये नहीं लगता आप बोर हो रहे हो उस कॉन्वर्सेशन से, कि आप भी उनके कॉन्वो में पूरे इन्वॉल्व रहते हो कि अब इस बंदे ने ये बात कही है तो वो क्या कहेगा, अगर ये चीज़ हो गई है तो अब उस बंदे का रिएक्शन क्या होगा। यही फिल्म होती है कि आपकी एक्टिंग, आपकी एडिटिंग और आपका स्क्रीन प्ले, और इन सबको कंबाइन करके आपका डायरेक्शन, फाइनली आउटपुट क्या निकलता है उस फिल्म का। और इस फिल्म ने उस चीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाला है, अपने सारे एक्टर्स को लेके, अपनी सिनेमाटोग्राफी को लेके, अपना म्यूजिक को लेके। और जो मेन चीज़ वही बात है कि जितना ऑथेंटिक, जितना रॉ, और मूवी ने उसको मेरे को लगता है कंप्लीट जस्टिस किया है एज अ फिल्म मेकिंग के बेसिस पे। और अब एक और बात जो इस फिल्म के बारे में बताना जरूरी है, ये फिल्म 3 साल डिले हुई थी। सीबीएफसी ने लगभग 100 से ज्यादा कट्स मांगे थे इस फिल्म को रिलीज करने के लिए थिएटर में, बट अब ये Z5 पे आ चुकी है बिना कट्स के। और मैं फिल्म मेकिंग के नजरिए से ये कहना चाहूंगा कि जब डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए 3 साल लड़ाई करी है, और वो फिल्म जब अच्छी निकले, तो वो फिल्म डेडिकेशन और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। तो फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि लेटेस्ट मूवीज़ में मैंने नहीं देखा कि इतनी अच्छी फिल्म मेकिंग, जो आपकी स्टोरी इंटैक्ट रख रही है, आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी ऑथेंटिक रख रही है, आपको बोर फील नहीं करवा रही, उसका एटमॉस्फेयर आपको लीन इन कर देता है मूवी में। आप ऐसे नहीं, ऐसे होके देख रहे हो कि आगे क्या होगा। और कोई फिल्म आपको फील करवा दे कुछ, तो वही असली फिल्म मेकिंग की निशानी होती है। कि अगर आपको कोई फिल्म की नहीं यार कि मज़ा नहीं आया, बस हाँ कि आप कैजुअली देख ले, तो वो उस फिल्म में आपको कुछ फील नहीं कराया, तो वो नहीं है कि हाँ ठीक है जस्ट टाइम पर। बट हाँ कि आपको कुछ फिल्म दिखा दे, आपको फील कराए कि हाँ कुछ नया देखने को मिला, तो वहाँ पर मैं उस डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूँगा कि डायरेक्टर ने इतना कुछ अच्छा किया कि फाइनल टेक में उसने फील करवा दिया मूवी को। और फिल्म मेकिंग के बेसिस पे तो मूवी को कोई भी माइनस पॉइंट्स नहीं है। एक्टिंग तो आउटस्टैंडिंग है, डायरेक्शन बहुत ही मैच्योर्ड है और बहुत ही अच्छा दिखाया गया था, सटल। और मैं कहूँगा कि फिल्म मेकिंग बेसिस पे ये 2026 की वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म में से एक है। और यही आर्ट है सिनेमा का पॉइंट, हर फिल्म के पीछे की असली कहानी, चाहे वो मार्वल हो या बॉलीवुड, अच्छी फिल्म मेकिंग होती है। कमेंट्स में बताओ आपने सतलुज देखी या नहीं, ये दिलजीत की बेस्ट फिल्म है या कोई और है। और सब्सक्राइब करो क्योंकि सिनेमा की हर कहानी यहाँ मिलेगी।